हेलो क्लास। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑर्थोपेडिक्स के बारे में जाना था और उसका इतिहास के बारे में जाना था हम लोगों ने। तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने इसका विकास 19th सेंचुरी तक कैसे विकास हुआ है ये हम लोगों ने देख लिया था। ये डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अब हम लोग पढ़ेंगे 20th सेंचुरी प्रोग्रेस, यानी ऑर्थोपेडिक्स ने 20वीं शताब्दी में कैसे विकास किया, कैसे प्रगति की, क्या प्रगति की, इसका क्या विकास हुआ। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। द 20th सेंचुरी witnessed रैपिड टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। 20वीं शताब्दी में तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में तीव्र प्रगति हुई, यानी बहुत तेज़ डेवलपमेंट हुआ विज्ञान और तकनीकी और विज्ञान क्षेत्र में बहुत तेज़ डेवलपमेंट हुआ। इन 1895 विलेम कॉनरेड रोंटगेन discovered X-ray, enabling doctors to diagnose fracture and bone disease accurately without surgery। 1895 में विलेम कॉनराड रोंटगेन ने एक्सरे की खोज की, जिससे डॉक्टरों को बिना सर्जरी के फ्रैक्चर और हड्डियों को बीमारियों का सटीक निदान करने में मदद मिली। एक्सरे के माध्यम से पहले क्या था, कहाँ पे हड्डी टूटी है, कहाँ पे बोन में समस्या है, हड्डी में कौन सी बीमारी है, इसके लिए पहले सर्जरी करनी पड़ती थी। लेकिन जब एक्सरे टेक्निक आ गई 20वीं शताब्दी में, तो डॉक्टरों को डायग्नोस करने में, हड्डियों को डायग्नोस करने में, उसके बीमारी के निदान में इससे ज़्यादा मदद मिली। दिस रिवोल्यूशनाइज्ड ऑर्थोपेडिक डायग्नोसिस। इसने अस्थि चिकित्सा निदान में क्रांति ला दी, यानी इस खोज ने, जो एक्सरे की खोज हुई, इसने ऑर्थोपेडिक्स में क्रांति ला दी। न्यू टेक्निक्स फॉर इंटरनल फिक्सेशन इंक्लूडिंग प्लेट्स, स्क्रू, नेल्स एंड वायर्स वेयर डेवलप्ड टू स्टेबलाइज फ्रैक्चर्स। हड्डियों को स्थिर करने के लिए प्लेट, स्क्रू, कील और तार सहित आंतरिक स्थिरता या स्थिरीकरण की नई तकनीकें विकसित की गईं। यानी 20वीं शताब्दी में प्लेट, स्क्रू, कील, तार, इन सबसे बांध के, अंदर बाहर से बांध के टूटी हड्डियों को जोड़ने की तकनीक विकसित की गई। सर्जन आल्सो इंट्रोड्यूस जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, particularly hip and knee replacement, which restored mobility and relieved pain in patients with severe arthritis। सर्जनों ने जोड़ों के प्रतिस्थापन की सर्जरी, विशेष रूप से कूल्हे और घुटने के प्रतिस्थापन की शुरुआत की, जिससे गंभीर गठिया से पीड़ित रोगियों की गतिशीलता बहाल हुई और दर्द से राहत मिली। यानी सर्जन ने जो हमारे जॉइंट है उनके प्रतिस्थापन, यानी फिर से रिप्लेसमेंट की सर्जरी, विशेष रूप से जो आपके कूल्हे थे, घुटने थे, उनके रिप्लेसमेंट की शुरुआत की। इससे गठिया जैसे गंभीर रोगों से जो पीड़ित व्यक्ति थे उनको दर्द में राहत मिली। अनदर मेजर
advancement was arthroscopy, a minimally invasive surgical technique using a small camera to diagnose and treat joint problem through tiny incisions. एक और महत्वपूर्ण प्रगति आर्थ्रोस्कोपी थी, जो एक न्यूनतम आक्रामक शल्य चिकित्सा तकनीक है, जिसमें छोटे चीरों के माध्यम से जोड़ों की समस्याओं का निदान और उपचार करने के लिए एक छोटे कैमरे का उपयोग किया जाता है। कैमरे के माध्यम से उसके अंदर देख लिया जाता है, फिर पता चल जाता है कहाँ पे क्या दिक्कत है, तो इसमें छोटे से चीरा लगा के व्यक्ति ठीक हो जाता है, मतलब उसके सर्जरी कर दी जाती है। During this period, physiotherapy became an essential component of orthopedic treatment, helping patients regain strength, movement and function after injury or surgery. इस दौरान फिजियोथेरेपी अस्थि चिकित्सा उपचार का एक अनिवार्य घटक बन गई। यानी फिजियोथेरेपी जो थी वो ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट की एक मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही सहयोगी अंग बन गई, जिससे रोगियों को चोट या सर्जरी के बाद ताकत, गति और कार्यक्षमता वापस लाने में मदद मिलती है। तो फिजियोथेरेपी क्या करती है, ये यदि किसी का हाथ पैर टूट जाए, रिप्लेसमेंट कराना हो, तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से उसमें स्ट्रेंथ है, उसकी मोबाइलिटी है, उसमें कार्य क्षमता बढ़ाना है, उसकी गति को बढ़ाना है, इन सारी चीज़ों को फिर से मतलब रोगी जो फिर से ताकतवर हो गया, चलने फिरने लगा, तो ये किसके माध्यम से संभव हो पाया? फिजियोथेरेपी के माध्यम से। तो ऑर्थोपेडिक में फिजियोथेरेपी ने अपना एक अहम योगदान दिया, रोल निभाया और लोग इससे और जल्दी ठीक होने लगे। मॉडर्न ऑर्थोपेडिक्स, मॉडर्न समय में अब इसमें कैसे क्या विकास हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो लिखा है मॉडर्न ऑर्थोपेडिक्स। टुडे ऑर्थोपेडिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड स्पेशलिटीज़ इन मेडिसिन। आज अस्थि चिकित्सा की सबसे उन्नत विशिष्टताओं में से एक है। यानी जो ऑर्थोपेडिक्स है, अस्थि चिकित्सा है, वह मेडिकल में एक बहुत ही एडवांस स्पेशलाइजेशन है, इसका विशिष्टता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्लूड रोबोटिक असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट, कंप्यूटर नेविगेशन सिस्टम, 3D प्रिंटिंग ऑफ इम्प्लांट्स, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, बायोलॉजिक थेरेपीज, स्टेम सेल रिसर्च एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग। आज के समय में अगर 21वीं सदी की बात करें, आधुनिक तकनीक में आपकी रोबोट सहायता प्राप्त जोड़ प्रस्थान, यानी रोबोट के माध्यम से जॉइंट रिप्लेसमेंट वगैरह होता है। कंप्यूटर नेविगेशन सिस्टम आ गया है। प्रत्यारोपण की त्रिआयामी यानी 3D प्रिंटिंग के माध्यम से इम्प्लीमेंट होने लगा, प्रत्यारोपण होने लगा। न्यूनतम चीरफाड़ वाली सर्जरी, यानी कम से कम व्यक्ति के शरीर को काटा जाए, फाड़ा जाए, चीरा जाए, ऐसी तकनीक आ गई। जैविक उपचार, स्टेम सेल रिसर्च, अनुसंधान और निदान एवं उपचार योजना के कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी शामिल है, यानी AI भी इसमें शामिल है। AI के माध्यम से भी ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस वगैरह का इस्तेमाल होता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन न्यू वर्क क्लोजली विद फिजियोथेरेपिस्ट, occupational therapies, rehabilitation specialties and sports
मेडिसिन एक्सपर्ट टू प्रोवाइड comprehensive केयर। आर्थोपेडिक सर्जन अब फिजियोथेरेपी है, एक्यूपेशनल थेरेपी है और आपकी रिहेबिलिटेशन स्पेशलिटीज़ है यानी पुनर्वास विशेषज्ञ और खेल चिकित्सा विशेषज्ञ के साथ मिलकर व्यापक देखभाल प्रदान करते हैं। यानी ये लोग भी इन लोगों के साथ मतलब आर्थोपेडिक्स भी आर्थोपेडिक सर्जन भी फिजियोथेरेपी है और इन सब के साथ मिलके काम करते हैं और लोगों को ठीक करते हैं। द फोकस इज नॉट ओनली ऑन ट्रीटिंग इंजरी एंड डिजीज बट आल्सो ऑन रिस्टोरिंग फंक्शन, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रिवेंटिंग डिसेबिलिटी। उनका ध्यान केवल चोट और बीमारियों के उपचार पर ही नहीं बल्कि कार्य क्षमता को बहाल करने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और विकलांगता को दूर करने पर भी है। यानी जो आज के समय में जो भी सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, वो केवल चोट को ठीक ही नहीं करते हैं बल्कि फिजियोथेरेपी है, एक्यूपेशनल थेरेपी है और रिहेबिलिटेशनल स्पेशलिटीज़ है। इन सब के माध्यम से पेशेंट की जो कार्य क्षमता है वो भी ठीक हो, उसकी जीवन की गुणवत्ता भी ठीक हो, चलने फिरने में भी ठीक आए, उसमें मतलब वो विकलांग ना रहे। इस तरह से काम किया जा रहा है आज के समय में आर्थोपेडिक्स के माध्यम से। फिजियोथेरेपी के साथ मिलके, एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ मिलके आर्थोपेडिक्स काम करते हैं। ठीक है, तो ये हिस्ट्री हो गई है आपकी। हिस्ट्री में हम लोगों ने क्या क्या देखा, कैसे आर्थोपेडिक्स का विकास हुआ, कैसे अर्ली हिस्ट्री देखी हम लोगों ने, ग्रीक में कैसे विकास हुआ, फिर रोमन और मेडिवल पीरियड में कैसे क्या हुआ, विकास हुआ, फिर रेनेसांस एंड साइंटिफिक एडवांस, बर्थ ऑफ मॉडर्न आर्थोपेडिक्स, ये कैसे इसका जन्म हुआ, फिर 19th सेंचुरी में कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, फिर 20th सेंचुरी में और फिर मॉडर्न समय में। यानी प्राचीन समय से लेके प्राचीन समय में लकड़ी के माध्यम से और लकड़ी की पट्टियों के माध्यम से, कपड़े के माध्यम से फ्रैक्चर को, बोन को जोड़ते थे, वहाँ से लेके और आज रोबोटिक सर्जरी, एआई के माध्यम से इन सब तक धीरे धीरे आर्थोपेडिक्स का विकास हुआ और इन सब का उपयोग हो रहा है। अब हम आगे बात करते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ आर्थोपेडिक टर्मिनोलॉजी। आर्थोपेडिक टर्मिनोलॉजी ये क्या है, इस पे हम लोग बात करते हैं। यानी आर्थोपेडिक टर्मिनोलॉजी में शब्दावली, आर्थोपेडिक शब्दावली का परिचय, इंट्रोडक्शन। यानी इसमें कौन कौन से शब्दों का उपयोग होता है। हर एक प्रोफेशन की अपनी एक अलग लैंग्वेज है, उसमें अलग अलग शब्दों का उपयोग होता है। तो उसी तरह से आर्थोपेडिक टर्मिनोलॉजी, चूँकि यदि आप एक डॉक्टर या एक थेरेपिस्ट बनने जा रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बनने जा रहे हैं, तो आपके लिए आर्थोपेडिक की शब्दावली जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप शब्दों से परिचित नहीं होंगे तो फिर आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू आर्थोपेडिक टर्मिनोलॉजी, बिना इसके आप सब्जेक्ट को भी नहीं समझ पाएंगे कि हाँ ये सब्जेक्ट क्या कह रहा है। इंट्रोडक्शन, आर्थोपेडिक टर्मिनोलॉजी इज़ द स्पेशलाइज्ड vocabulary used to describe the anatomy, disease, injuries, deformities, diagnostic procedure and treatment method of the musculoskeletal system। तो क्या बोल रहा है कि आर्थोपेडिक शब्दावली है, यह एक विशेष शब्दावली है जिसका उपयोग मस्कुलोस्केलेटल प्रणाली की शारीरिक संरचना, बीमारी, चोट, विकृति, निदान प्रक्रियाओं और उपचार विधियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यानी इसका जो उपयोग किस में होता है, आर्थोपेडिक टर्मिनोलॉजी का उपयोग आपके
डिजीज, इंजरी, डिफॉर्मिटी, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट मेथड में इन सब का उपयोग होता है। इट प्रोवाइड्स अ कॉमन लैंग्वेज फॉर आर्थोपेडिक सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट, nurses, medical students, and other healthcare professionals, ensuring accurate communication and effective patient care। यह आर्थोपेडिक सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्स, मेडिकल छात्र हैं या अन्य जो भी थेरेपी करने वाले हैं, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले हैं, उनको एक आम भाषा प्रदान करता है, यानी एक कॉमन भाषा जिसके माध्यम से चीज़ों को समझ सके। यानी कोई फिजियोथेरेपिस्ट यदि कुछ बोल रहा है तो उसको आर्थोपेडिक द्वारा समझ सके, नर्स ने कुछ कहा तो उसको मेडिकल छात्र समझ सके, नर्स की कही हुई बात आर्थोपेडिक सर्जन या आर्थोपेडिक सर्जन की कही हुई बात मेडिकल छात्र समझ सके। ऐसी टर्मिनोलॉजी का उपयोग होता है, ऐसी शब्दावली का उपयोग होता है, यानी इसमें कम्युनिकेशन बेहतर होता है। यदि हम शब्दावली को जानते हैं, यदि हम उसकी टर्मिनोलॉजी को जानते हैं तो इससे हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होता है और हम अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्थोपेडिक टर्म्स इज एसेंशियल फॉर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग, सर्जिकल प्रोसीजर, रिहेबिलिटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। नैदानिक परीक्षा, निदान, उपचार योजना, शल्य चिकित्सा प्रक्रिया, पुनर्वास और दस्तावेजीकरण के लिए आर्थोपेडिक शब्दों की स्पष्ट समझ आवश्यक है। यानी आपको यदि क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है, डायग्नोसिस करनी है, ट्रीटमेंट प्लानिंग बनानी है, सर्जिकल प्रोसीजर करना है, रिहेबिलिटेशन करना है या डॉक्यूमेंटेशन करना है, इन सब के लिए आपको आर्थोपेडिक की शब्दावली की समझ होनी चाहिए, इसकी टर्मिनोलॉजी की समझ होनी चाहिए। These terms are commonly used in hospitals, outpatient clinics, emergency departments and physiotherapy center। ये शब्द आमतौर पर अस्पताल, बाह्य रोगी क्लिनिक, आपातकालीन विभाग और फिजियोथेरेपी केंद्रों में इनका उपयोग होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ आर्थोपेडिक टर्मिनोलॉजी। आर्थोपेडिक टर्मिनोलॉजी की क्या महत्व है? नॉलेज ऑफ आर्थोपेडिक टर्मिनोलॉजी हेल्प हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू। आर्थोपेडिक शब्दावली का ज्ञान स्वास्थ्य पेशेवरों को निम्नलिखित में से मदद करता है। क्या क्या सहायता करता है? कम्युनिकेशन एक्यूरेटली विद कॉलेजियस, यानी सहकर्मियों के साथ सटीक संवाद हो पाता है, कम्युनिकेशन अच्छा हो पाता है। फिर क्या होता है? रिकॉर्ड पेशेंट फाइंडिंग करेक्टली, रोगी के निष्कर्षों को सही ढंग से रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी जो भी रोगी बता रहा है, जो भी रोगी कह रहा है तो उसको हम अच्छे से समझ के सही ढंग से उसको कर सकते हैं। इंटरप्ट एक्सरे, सीटी स्कैन एंड एमआरआई रिपोर्ट। एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई रिपोर्ट की व्याख्या भी कर सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं, व्याख्या कर पाएंगे यदि हम इसके शब्दों को जानते होंगे, इसकी शब्दावली को, इसकी टर्मिनोलॉजी को जानेंगे तब। अंडरस्टैंड आर्थोपेडिक डिजीज़ एंड इंजरी, आर्थोपेडिक रोग और चोटों को समझना, यानी आर्थोपेडिक रोग क्या है, चोट कैसे लगती है, क्या है, इन सबको समझना। प्लान एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, उचित उपचार की योजना बनाना, यानी कौन सा उपचार देना है, कौन सा उपचार इनको लगेगा, उसके पहले से ही योजना बनानी है। मॉनिटर रिहेबिलिटेशन एंड पेशेंट रिकवरी, पुनर्वास और रोगी की रिकवरी की निगरानी करना। इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी बाई रिड्यूसिंग कम्युनिकेशन एरर, संचार त्रुटियों को कम करके रोगी की सुरक्षा में सुधार करें। यानी यदि आपको शब्दावली पता है, टर्मिनोलॉजी पता है, तो जो डॉक्टर कहेगा, सर्जन कहेगा तो आप उसको समझ जाएंगे।
यदि आपको नहीं पता है, डॉक्टर कुछ कहेगा, आप कुछ कहेंगे, जब तक पता लगा पेशेंट का काम हो गया। तो इसीलिए ये शब्दावली आपको आनी चाहिए। ठीक है। कॉमन आर्थोपेडिक टर्मिनोलॉजी, सामान्य आर्थोपेडिक शब्दावली। तो कौन कौन सी है सामान्य शब्दावली? नंबर 1, फ्रैक्चर। A fracture is a break or crack in a bone caused by trauma, excessive force or disease। फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर जो है अत्यधिक बल या बीमारी के कारण हड्डी में होने वाली टूटन या दरार है। यानी बहुत ज़्यादा ताकत लगा दी, कोई बीमारी हो गई, इनके कारण से हड्डी में होने वाली जो फ्रैक्चर है या टूट जाता है, उसको क्या कहते हैं? फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है। तो किसी का कोई बीमारी हो गई हड्डी से संबंधित, या बहुत ज़्यादा ताकत लगा दिया, हड्डी टूट गई, तो भाई फ्रैक्चर हो गई। एग्जाम्पल: क्लोज फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर। बंद फ्रैक्चर होता है, खुला फ्रैक्चर होता है, ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर होता है, कम्यूटेड फ्रैक्चर होता है और सर्पिल फ्रैक्चर भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसलोकेशन। तो ये फ्रैक्चर की बात हो गई थी, अब पढ़ेंगे डिसलोकेशन। किन किन चीज़ों का डिसलोकेशन हो जाता है। अब डिसलोकेशन शब्द के बारे में यदि हम जानते होंगे तब हम समझ पाएंगे। अ डिसलोकेशन इज़ द कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन बोन फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन इन अ जॉइंट। डिसलोकेशन का मतलब है जोड़ में हड्डी का अपनी सामान्य जगह से पूरी तरह से हट जाना। यानी जॉइंट पे क्या हुआ है कि जो हड्डी है वो अपनी जगह से हट गई है, लोकेशन चेंज हो गई, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डिसलोकेशन। ये कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है? जब सबसे ज़्यादा तो एग्जाम्पल है शोल्डर डिसलोकेशन, हिप डिसलोकेशन और एल्बो डिसलोकेशन। ये 3 जगह मेनली कॉमनली देखने को मिलती हैं डिसलोकेशन की। बाकी जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे भी डिसलोकेशन हो सकता है। सबलक्सेशन। A subluxation is a partial dislocation in which the joint surface remain partly in contact। सबलक्सेशन एक तरह का आंशिक डिसलोकेशन है, यानी ये भी डिसलोकेशन हो जाता है, इसमें अपनी जगह से चेंज कर जाती है, लेकिन ये कैसा है? आंशिक, यानी कि छोटा सा डिसलोकेशन है जिसमें जोड़ की सतह आंशिक रूप से एक दूसरे के संपर्क से हट जाती है, यानी इनका कनेक्शन आपस से थोड़ा सा हट जाता है। स्प्रेन यानी मोच। आ स्प्रेन इज एन इंजरी टू आ लिगामेंट caused by overstretching or tearing। मोच लिगामेंट में ज़्यादा खिंचाव या फटने के कारण होने वाली चोट है। मोच क्या है? लिगामेंट की चोट है। लिगामेंट में बहुत ज़्यादा खिंचाव आ गया या लिगामेंट फट गया, जिसके कारण से चोट आ गई। कहाँ कहाँ का स्प्रेन हो सकता है? तो एंकल, नी, रिस्ट, कलाई, घुटना और टखना, इन जगह का हो सकता है। स्ट्रेन, खिंचाव। आ स्ट्रेन इज एन इंजरी इन्वॉल्विंग आ मसल्स आर टेंडन ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग आर एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन। स्ट्रेन या खिंचाव मांसपेशियों या टेंडन में खिंचाव
ज़्यादा खिंचाव या बहुत ज़्यादा सिकुड़न के कारण होने वाली चोट है। स्टेन क्या है? ये मांसपेशियों के टेंडन्स में या तो बहुत ज़्यादा खिंचाव आ गया है या सिकुड़न आ गई है, जिसकी वजह से चोट है। लिगामेंट इज अ दो फाइब्रस बैंड कनेक्टिंग वन बोन टू अनदर एंड प्रोवाइडिंग जॉइंट स्टेबिलिटी। लिगामेंट एक मजबूत रेशेदार बैंड होता है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है और जोड़ को स्थिरता प्रदान करता है। अब इसमें यदि कोई डिसलोकेशन हो जाए या इसमें कोई इंजरी हो जाए तो इसको भी ठीक कर रहा है। टेंडन भी कहते हैं इसको। टेंडन इज अ फाइब्रस टिश्यू that connects muscles to bone and transmits muscular force. टेंडन एक रेशेदार ऊतक यानी टिश्यू है जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है और मांसपेशियों की ताकत को आगे पहुंचाता है, यानी उसकी ताकत को बढ़ाता है, मजबूत करता है। Cartilage is a smooth connective tissue covering the ends of bone inside joint, reducing friction and absorption shock. तो कार्टिलेज क्या है? एक चिकना संयोजी ऊतक है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो जोड़ों के अंदर जॉइंट के पास में, जॉइंट के ऊपर होता है, जॉइंट के सिरों पे होता है। घर्षण को कम करता है और झटके को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कोई झटका वगैरह लग गया तो हमें पता नहीं चलता है। कई बार ऐसे झटके लगते हैं जो हमको पता भी नहीं चलते, जैसे बस पे बैठे हुए जा रहे हैं तो कैसे पीछे से बस कूदती है, तो वो भी क्या है, वो भी शॉक लग रहा है, मतलब झटका लग रहा है, लेकिन हमको पता नहीं चलता। अगर ये कार्टिलेज ना हो, कार्टिलेज नहीं होगा तब क्या होगा, हमको पेन होने लगेगा। तो कार्टिलेज क्या कर रहा है, हमारे जॉइंट्स को सही करने में सपोर्ट कर रहा है। जॉइंट इज द प्लेस वेयर टू आर मोर बोन्स मीट। जोड़ वह जगह है जहाँ दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। जॉइंट क्या है? दो या दो से ज़्यादा जहाँ पे हड्डियाँ होती हैं वो उसको जॉइंट कहते हैं। एग्जाम्पल नी, हिप, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, यानी घुटना है, कुल्ला है, कंधा है, कोहनी है, कलाई है, ये सब क्या है? ये सब जॉइंट है। रेंज ऑफ मोशन, रोम, रेंज ऑफ मोशन, शॉर्टकट में इसको रोम भी कहते हैं। द रेंज ऑफ मोशन रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मूवमेंट पॉसिबल एट अ जॉइंट। रेंज ऑफ मोशन, तो क्या बोला? रेंज ऑफ मोशन का मतलब है किसी जोड़ पर होने वाली हलचल या गति की सीमा, यानी उसकी रेंज कितनी है, उसके मूवमेंट की रेंज कितनी है, उसकी गति की सीमा कितनी है। तो रोम, टाइप्स ऑफ रोम, एक्टिव रोम, पैसिव रोम और असिस्टेड रोम। एक एक्टिव है, एक पैसिव है और एक असिस्टेड है। यानी एक जैसे मान लीजिए हमारे सर्वाइकल का है, घुटने का है, एंकल का है, ये कैसा एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है। पैसिव जैसे हमारा स्पाइन है या ब्रेन का है, वो ब्रेन में मीन्स बोन की हड्डियों में जो है वो पैसिव जॉइंट है, वहाँ पे बहुत हल्का सा मोशन होता है। असिस्टेड मतलब सहयोगी। डिफॉर्मिटी, विकृति। डिफॉर्मिटी इज एन एबनॉर्मल शेप एंड अलाइनमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट। विकृति शरीर के किसी अंग का सामान्य आकार का अलाइनमेंट होना है। विकृति क्या है या डिसफॉर्मिटी क्या है? किसी अंग का सामान्य आकार या अलाइनमेंट होना है।
फॉर एग्जांपल बो लेग्स, नोक नीस, स्कोलोसिस। बो लेग्स, नोक नी और स्क्लोसिस, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं डिफॉर्मिटी यानी अलाइनमेंट इनका बिगड़ जाए तो डिफॉर्मिटी कहेंगे उसको। ठीक है, तो आज हम डिफॉर्मिटी तक रखते हैं। अगले की क्लास में हम लोग कॉन्टेक्चर से बात करेंगे। ठीक है, ओके क्लास।